हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका पहला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है लेसन 1 का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें क्या हैं, उनकी लाभ क्या हैं और पारिवारिक बजट में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इनका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें, पारिवारिक आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा ही पारिवारिक बजट होता है। यानी परिवार की जो इनकम आ रही है और इनकम हम खर्च जो कर रहे हैं उसका एक अनुमान लगा के हम लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं, उसे हम पारिवारिक बजट कहते हैं। इस स्थिति में आगामी समय में होने वाले आय और व्यय का विवरण का निर्माण अनुमान द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाले समय में जो भी आय और व्यय का जो विवरण का निर्माण हम अनुमान के द्वारा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें हमारी इनकम कितनी और हमें व्यय कितना करना पड़ रहा है हर महीने। उन समस्त मदों का बजट के निर्माण हेतु ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उन सभी समस्त मदों का बजट के निर्माण के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, जिन पर समान रूप से परिवार द्वारा व्यय किया जाता है, जिन पर हम नॉर्मल रूप से परिवार के द्वारा इनकम अपनी खर्च करते हैं। प्राथमिकता के अनुसार पारिवारिक बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा इस प्रकार है। पहला है भोजन व समृद्ध सामग्री। भोजन को परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में से प्रथम स्थान दिया गया है। इस तथ्य को स्मरणीय रखते हुए भोजन और उससे समृद्ध सामग्री को पारिवारिक बजट के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक मद के रूप में स्वीकार किया जाता है। भोजन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति व परिवार की संपूर्ण आय का एक विशाल भाग व्यय किया जाता है। खाद्य सामग्री, दूध, घी आदि के अतिरिक्त इन मदों में ईंधन पर होने वाले व्यय का भी समावेश किया जाता है। दूध, घी के अतिरिक्त भी जो ईंधन में जो भी व्यय हो रहा है हमारा, उसका भी हम समावेश करते हैं। संतुलित पौष्टिक भोजन परिवार के समस्त सदस्यों हेतु मूलभूत यानी अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। इस तथ्य को स्मरणीय रखते हुए बजट में व्यय का प्रावधान करते समय इस मद में अनावश्यक कटौती नहीं करनी चाहिए। यानी आप ये ध्यान रखिए कि आप जब भी अपना बजट का निर्माण करेंगे, उसमें व्यय का प्रावधान करेंगे, तो उस समय ये भोजन के मद में हम अनावश्यक कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। भोजन व संबंधी सामग्री के चुनाव, खरीद, संरक्षण, सूझबूझ द्वारा व्यय में कमी की जा सकती है। तो जो भोजन और संबंधी सामग्री, भोजन और उसमें जो सामग्री लगती है उसके चुनाव में, खरीद में, संरक्षण में, सूझबूझ द्वारा व्यय में कमी की जा सकती है। अगर हम गए तो अगर 1-2 रुपये बचा के हम सामान जो खरीदे उसमें बचा सकते हैं तो वही बचत कर सकते हैं, उसके व्यय में हम कमी कर सकते हैं। यातायात, नियमित रूप से प्रत्येक परिवार के कुछ सदस्यों को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। इस प्रकार यातायात के साधन आगमन और निगमन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी आने और जाने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि वाहन स्वयं का हो तो वाहन हेतु पेट्रोल और मरम्मत पे भाई सर्विसिंग करानी है, पेट्रोल के लिए व्यय करना ही पड़ेगा। यदि वाहन स्वयं का नहीं है तो रिक्शा किराया, बस, ट्रेन आदि के टिकट पे व्यय करना होगा। इस मद की भी बजट के अंतर्गत अवहेलना नहीं की जा सकती। भाई यातायात तो जरूरी है, कहीं आने जाने के लिए या तो हम अपनी गाड़ी, स्कूटी, कार का प्रयोग करेंगे या तो हम टैक्सी, आजकल ओला वगैरह चली तो उसका प्रयोग करेंगे, तो उसमें आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा जितना भी आप जा रहे हो। और अगर आपकी खुद की गाड़ी तो पेट्रोल, मरम्मत का खर्चा लगेगा, इसको हम नहीं रोक सकते इस व्यय को। वस्त्र पारिवारिक बजट की द्वितीय मद होती है, यानी दूसरी मद है। विशिष्ट सूझबूझ द्वारा वस्त्रों पे होने वाले व्यय को निर्धारित किया जाना चाहिए। वास्तव में वस्त्र पे जो भी व्यय किया जाता है उसकी कोई भी उच्चतम सीमा नहीं है। मतलब वस्त्र में जो भी हम व्यय कर रहे हैं उसकी कोई उच्चतम हाईएस्ट सीमा है वो नहीं है कि हाँ इतने पे हमें
इसकी लिमिट है, तो वो नहीं है उच्चतम। पारिवारिक आय और परिस्थितियों को स्मरणीय रख कई वस्त्रों की संख्या और उसकी किस्म को निर्धारित करना चाहिए। जो परिवार की इनकम है और जो कंडीशन है उसको हम स्मरण रख के वस्त्रों की जो संख्या है उसकी किस्म को हम निर्धारित करेंगे। वास्तव में समुचित वस्त्र पारिवारिक रहन सहन के स्तर के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। जो वस्त्र है वो परिवार के रहन सहन के जो स्टैंडर्ड है उसके निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है, परंतु फैशन के कारण पारिवारिक बजट की अन्य किसी मद में कटौती कर वस्त्रों पर अत्यधिक व्यय करना उचित नहीं समझा जाता। तो फैशन के कारण जो पारिवारिक बजट की अन्य किसी मद में हम कटौती कर दे और वस्त्रों पे अत्यधिक व्यय कर दे, वो अच्छी बात नहीं है कि हम किसी और मद पे खूब ज़्यादा मतलब कटौती कर दिया और वस्त्रों पे हम जितना है पैसा खर्च करके वस्त्र खरीदे, वो अच्छी बात नहीं होती। मकान व आवास से संबंधित आवश्यकताएं। मकान व आवास से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति का भी बजट के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए। जो मकान है, हमारा आवास है, जहाँ हम निवास करते हैं, उससे संबंधित जितनी भी नीड है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए भी हमें बजट के अंदर प्रावधान करना चाहिए। यदि मकान स्वयं का ना होकर किराए का है तो बजट में मासिक महीने का किराए का समावेश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मद में बिजली है, पानी का बिल है, इसका भी समावेश रहता है। यदि स्वयं का मकान निर्मित है या क्रय करने की योजना है तो आवास मद यानी आवास मद में उस प्रयोजन हेतु कुछ बचत भी करनी होती है। अगर आप नया मकान ले रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ बचत करें तभी तो नया मकान खरीद पाएंगे, और अगर स्वयं का निर्मित मकान है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें बचत करनी पड़ती है। यदि स्वयं का मकान हो तो भी मकान व आवास मद हेतु व्यय का प्रावधान रखा जाता है, क्योंकि इस मद के अंतर्गत गृह कर है, बिजली जल बिल के अतिरिक्त मकान के पुताई रखरखाव और उससे संबंधित व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान का भी आप देखते हो, घर की टोटी खराब हो गई तो कभी टंकी पानी की टंकी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ यानी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसकी मेंटेनेंस के लिए भी अगर खुद का मकान है तो उसके लिए खर्चा चाहिए। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उसकी पुताई है, टूट फूट है उसकी मरम्मत के लिए, तो वो सब चाहे वर्ष में एक ही बार इन व्यय को करना पड़ता है, परंतु इस मद को मासिक बजट के अंतर्गत समुचित स्थान पर महत्व प्रदान करना चाहिए। क्योंकि पुताई अगर आप कराते हो साल भर में एक बार भी तो आप समझ लो उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। ये नहीं कि 1000-2000 में पूरे घर की पुताई हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आप पहले से बचत करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। शिक्षा व स्वास्थ्य। बच्चों की शिक्षा व समस्त पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में होने वाले व्यय भी पारिवारिक बजट की एक महत्वपूर्ण मद होती हैं। विशिष्ट रूप से पारिवारिक बजट की इस मद को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक परिवार को अपनी इस मद का निर्धारण स्वयं की आर्थिक, पारिवारिक और व्यावसायिक परिस्थितियों को स्मरणीय रखकर करना चाहिए। तो प्रत्येक परिवार को अपनी इस मद का जो निर्धारण है स्वयं की जो कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, पारिवारिक है, व्यावसायिक परिस्थितियों को स्मरण करके याद करके रखना चाहिए। राजकीय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालयों के नाम मात्र का शिक्षा शुल्क है, तो नाम मात्र का शिक्षा शुल्क है, परंतु कॉन्वेंट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में अत्यधिक शिक्षा शुल्क होता है। अन्य व्यय को भी अधिकता होती है उसमें। आधुनिक परिस्थितियों में भी कुछ विषयों के अतिरिक्त बच्चों को शिक्षण हेतु ट्यूशन प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। बजट के अंतर्गत इस हेतु भी धन का अत्यधिक प्रावधान करना चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधित व्ययों में भी भिन्नता हो सकती है। वह कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होते हैं या कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्था में कार्यरत होते हैं, उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। बजट के इस मद में इस वर्ग के परिवारों को अत्यधिक धन का प्रावधान नहीं करना पड़ता, परंतु इस मद हेतु अन्य परिवारों को समुचित धन का प्रावधान करना होता है। मतलब जो आपके बच्चे की शिक्षा है, उसकी ट्यूशन फीस है, उसके लिए हमें धन में बजट में बचत करके रखना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य
कभी भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है अचानक से, तो उसके लिए भी हमारे पास धन का प्रावधान होना चाहिए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य में भी व्यय कर सके। गृह के अन्य आवश्यक व्यय। उपयुक्त वर्णित मुख्य मदों के अतिरिक्त पारिवारिक बजट की अनावश्यक मद भी होते हैं। गृह पर होने वाले कुछ आवश्यक व्यय को इस मद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे घर पर प्रयोग होने वाले उपकरण, बर्तन है, फर्नीचर है, इन सबको क्रय करना और उनकी मरम्मत करना। फर्नीचर है, बर्तन है, घर में प्रयोग होने वाले उपकरण, इनको तो लेना ही पड़ेगा, जैसे मिक्सी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, आपका बर्तन है, आप बर्तन से कहाँ भागोगे, फर्नीचर टेबल वगैरह लोगे ही, अलमारी वगैरह। व्यक्तिगत व्यय। परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यय भी बजट के अंतर्गत एक मुख्य मद के रूप में होते हैं। उन व्यय को इस मद के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार के मुखिया या अन्य सदस्य करते हैं। इसके अंतर्गत क्लब है, रेस्टोरेंट पर होने वाले व्यय के साथ ही मनोरंजन में होने वाले व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। चाय है, कॉफ़ी है, पान है, सिगरेट है आदि पर भी कुछ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त धन व्यय किया जाता है। बजट का निर्माण करते समय इस व्यय को भी हमें याद रखना चाहिए। बचत। अब भैया बजट बना लिया, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बजट में सेविंग करना है। यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि बचत का बजट सर्वोत्तम बजट है। अतः बजट के अंतर्गत बचत की भी एक मद होनी चाहिए, यानी आप ये समझो इतनी मद के बाद आपकी बजट के अंतर्गत बचत की भी एक मद होनी चाहिए, यानी कि आपको बचत को भी रखना है। इस हेतु कोई भी निश्चित नियम नहीं है बचत कितनी होनी चाहिए, परंतु अनिवार्य रूप से बजट के अंतर्गत बचत का प्रावधान किया जाना चाहिए। नियमित बचत हेतु सूझबूझ मितव्ययिता जैसे कुछ प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। ये सत्य है कि बचत वह प्रयास होता है जो भविष्य के सुखमय व समृद्ध होने की गारंटी प्रदान करता है। तो बचत करेंगे तो भविष्य में सुखमय और समृद्ध होने की गारंटी प्रदान करेगा। समस्त मदें बजट की अनिवार्य मदें हैं। व्यवहार में जब किसी गृहिणी या परिवार के मुखिया द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है तो उस समय यदि कोई अन्य मद भी इन मदों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण आवश्यक प्रतीत होती है तो यथास्थान बजट के अंतर्गत उसको सम्मिलित कर लेना चाहिए। पारिवारिक बजट बनाने के लाभ क्या हैं? पहला तो लाभ यह है कि गृहिणियों को पारिवारिक बजट से लाभ। वास्तव में गृहिणियों का योगदान पारिवारिक बजट के निर्माण और उसके अनुरूप व्यय करने में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि गृहिणियों की भूमिका गृह अर्थव्यवस्था को जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करने में महत्वपूर्ण होती है। अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि गृहिणी को पारिवारिक बजट से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। मुख्य रूप से गृहिणी को पारिवारिक बजट द्वारा निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने में सहायक। अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने में गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए आवश्यक होता है। तो अनावश्यक व्यय यानी जो हमारे किसी काम का व्यय नहीं उस पर नियंत्रण रखना, कि बेफिजूल में हम खर्चा कर रहे हैं तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ये गृह व्यवस्था को सुचारू यानी अच्छे रूप से रखने में सहायक होता है। यदि व्यय पारिवारिक बजट के अनुरूप किया जाए तो उस स्थिति में स्वतः ही अनावश्यक व्यय नियंत्रित हो जाता है। जिस बजट का निर्माण सूझबूझ के द्वारा किया जाता है उसमें अनावश्यक व्यय की कोई स्थान ही प्राप्त नहीं होता। वास्तव में पारिवारिक आय कितनी है वास्तव में पारिवारिक आय कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यदि अनावश्यक प्रवृत्ति का विकास हो जाए तो पारिवारिक अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। यानी कि हम जिसकी ज़रूरत भी नहीं वो चीज़ पे व्यय करेंगे तो पारिवारिक जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी असंतुलित हो जाएगी। पारिवारिक आय के उचित उपयोग में सहायक सिद्ध होना। पारिवारिक आय का सर्वोत्तम विधि से उपयोग करना गृहिणियों का कर्तव्य समझा जाता है। गृहिणियों को उनके इस कर्तव्य पालन में पारिवारिक बजट सहायक सिद्ध होता है। यदि वह बजट के अनुसार किया जाए तो उस स्थिति में आय का उचित उपयोग होता है। यदि जो व्यय है हम वो बजट के अनुसार करेंगे तो इस स्थिति में आय जो है हमारी इनकम है उसका उचित उपयोग होगा। मितव्ययिता की आदत का विकास करना। पारिवारिक
बजट के अनुसार व्यय होने वाले विभिन्न मदों पर किए जाने व्यय की सीमाओं का हमें निर्धारण करना है कि हमारी जो पारिवारिक बजट के अनुसार जो व्यय होने वाले जो जितने भी मद हैं उन पे किए जाने वाले व्यय की जो सीमाएं हैं, लिमिट है, उनका हमें निर्धारण करना है कि कितना व्यय करना है। यदि वह निर्धारित सीमाओं में रहकर किए जाते हैं तो अनावश्यक व्यय या अपव्यय की कम संभावना रहती है। क्रमशः गृहिणियां मितव्ययता की आदत का विकास करने में सफल हो जाती हैं और पारिवारिक समृद्धि में मितव्ययता का गुण होना बहुत ही अच्छा होता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बजट का निर्माण करते समय परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं, उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर हमें याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। यानी बजट बना रहे हैं तो याद रखना चाहिए परिवार के सदस्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, इनको याद करके ही हमें बजट बनाना चाहिए। बजट के अनुरूप व्यय होने पर परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं उचित रूप से पूर्ण हो जाती हैं और ऐसे करने पे क्या होता है, बजट के अनुरूप व्यय होने पर परिवार की जितने भी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। बजट में सहायक। बजट के अंतर्गत इस प्रकार आय व्यय का नियमन किया जाता है। कुछ ना कुछ बजट नियमित रूप से आवश्यक होती है। इस प्रकार पारिवारिक बजट में सहायक होता है। रहन सहन के स्तर का उन्नत निर्माण में सहायक। यदि बजट का निर्माण कर व्यय करने की आदत का विकास हो जाए तो परिवार के रहन सहन के स्तर का उन्नत निर्माण हेतु उपाय सोचे जाते हैं। आगामी बजट को निर्धारित करते समय इस तथ्य को स्मरण रखा जाता है। परिवार को ऋण से बचाने में सहायक सिद्ध होता है। यदि बजट के अनुरूप ही व्यय किया जाता है तो निश्चित रूप से आय की अपेक्षा व्यय कम किया जा सकता है। यदि बजट के अनुरूप ही हम व्यय करेंगे तो निश्चित रूप से आय की अपेक्षा व्यय कम किया जाता है। परिवार कभी भी इस व्यवस्था का पालन करने पर ऋणग्रस्त नहीं होता है और ऋण से बचाव में भी बजट सहायक होता है। यानी कि हम किसी के कर्जदार नहीं बनते हैं अगर बजट बना के हम अपना कार्य करते हैं। पारिवारिक बजट से समाज सुधारक को लाभ। विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्याएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत निहित होती हैं। यानी बहुत सारी आपकी आर्थिक और सोशल समस्याएं प्रत्येक समाज में हमें देखने को मिलती हैं, जिससे समाज के परिवार की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। जैसे निर्धनता की समस्या, नशाखोरी, ऋणग्रस्तता की समस्या यानी कर्जा लेने की समस्या, भिक्षावृत्ति, बाल श्रमिकों की समस्याएं, कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं। पारिवारिक बजट का अध्ययन इन समस्याओं के समाधान हेतु व उनके कारणों को समझने के लिए सहायक होता है। समाज सुधारक पारिवारिक बजट के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों को पारिवारिक बजट से लाभ। यद्यपि पारिवारिक बजट प्रत्यक्ष रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, अर्थशास्त्री होते हुए भी इसका महत्व कम नहीं है कि अर्थशास्त्रियों के लिए इसका महत्व कम हो, नहीं। विभिन्न परिवारों द्वारा निर्मित किए जाने वाले बजट का अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यवस्थित अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न नीतियों को निर्धारित करने में इस प्रकार की जानकारी सहायक सिद्ध होती है। आय व व्यय कर से संबंधित नीतियों को भी इस प्रकार की जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्री समाज के विभिन्न वर्गों के रहन सहन के स्तर का अनुमान लगाकर रहन सहन के स्तर के उन्नत निर्माण हेतु उपयोगी सुझाव का भी प्रस्तुतीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बजट का प्रचलन अर्थशास्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण रखता है। पारिवारिक बजट से सरकार को लाभ। पारिवारिक बजट का अध्ययन सरकार को भी अपनी समस्त नीतियों को निर्धारित करने और उनको क्रियान्वित करने के उपायों के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो क्या होता है, पारिवारिक बजट का जो अध्ययन है सरकार को अपनी जो समस्त नीतियां हैं उनको निर्धारित करने और उनको क्रियान्वित करने के उपाय के लिए सहायक सिद्ध होता है। पारिवारिक बजट द्वारा देश की जो आर्थिक इस दशा को जानने, नागरिकों की समस्याओं को समझने व कर व बचत योजनाओं को लागू करने
के लिए सहायता प्रदान करता है। यदि किसी देश में प्रसाधन, दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय में वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार के व्यय पर नियंत्रण करने हेतु वहाँ की सरकार समृद्ध वस्तुओं पर कर में वृद्धि कर सकती है। उन वस्तुओं पे आप देख लो, दिखावे की वस्तु पर अगर वृद्धि मतलब लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो अगर सरकार क्या करे कि इन पे टैक्स लगा दे तो लोग कम लेंगे। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि बजट सरकार हेतु भी उल्लेखनीय महत्व होता है। तो बजट का सरकार के लिए भी महत्व होता है। पारिवारिक बजट को नियमित करने में बाधाएं। शिक्षा की कमी, अज्ञानता। जब लोगों को शिक्षा ही नहीं होगी, एजुकेशन ही नहीं होगी, में कमी होगी एजुकेशन की, और जब वो उस चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा कि बजट होता कैसे, लाभ क्या है, तो वो क्या जानेंगे पारिवारिक बजट के बारे में। तो समान शिक्षा ज्ञान की हमारे देश के अंतर्गत कमी है। अधिकांश गृहिणियाँ शिक्षित नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में प्रायः असंभव ही है कि पारिवारिक बजट को नियमित किया जाए और इसका पालन किया जाए। बजट के लाभ से भी अधिकांश गृहिणियाँ अपरिचित हैं कि बजट का लाभ क्या होता है। बजट के प्रति उदासीनता। कुछ इस प्रकार की गृहिणियाँ भी हैं जो पारिवारिक बजट का निर्माण कर सकती हैं, यदा कदा इस क्षेत्र में उन्मुख भी होती हैं, परंतु बजट के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं होती। उनको एक झंझट समझकर बजट को एक त्याग देती हैं। बजट के प्रति गृहिणियों की उदासीनता भी बजट के निर्माण में एक बाधा का कार्य करती है। समाज के अंतर प्रचलित कुप्रथाएं। समाज में जो प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं भी बजट व्यवस्था के सफल न होने का एक कारण है। इन कुप्रथाओं का बजट पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक, अधिकांश परिवार के अंतर्गत गृहिणियों को अर्थव्यवस्था में अपना परामर्श व सक्रिय योगदान प्रदान करने से वंचित रखने की प्रथा। इस स्थिति में किस प्रकार गृहिणियां बजट का अनुपालन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त समाज के अंतर्गत प्रचलित कुछ प्रथाएं लोगों को बाध्य कर देती हैं कि वे अनावश्यक व्यय करें। उदाहरण के लिए नामकरण, आपका कर्ण छेदन है, आपका ये बहुत सारे हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं, उस पर क्या मुंडन संस्कार, तो लोग को कह देती है कि हाँ मतलब मुंडन गया तो दावत करनी ही है, खूब अच्छे से धूमधाम से करो। आदि संस्कारों पर अनावश्यक व्यय के फलस्वरूप प्रायः पारिवारिक बजट सफल नहीं हो पाते। परिवार कल्पित सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करने के लिए ऋणी हो जाता है। पारिवारिक बजट को सफल बनाने के उपाय। पारिवारिक बजट को सफल बनाने के उपाय तो महिलाओं की शिक्षा व उनके ज्ञान में प्रचार प्रसार करें, उन्हें बजट के निर्माण के लिए प्रेरित करें, समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करें, मितव्ययता पूर्व व्यय करने और बचत की आदत विकसित करना चाहिए, तो पारिवारिक बजट को सफल बनाया जा सकता है। कल की क्लास में 9 बजे पढ़ेंगे हम लोग पारिवारिक बजट के निर्माण के सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।